इवनिंग फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। रोजाना की तरह हम आज एक उक्ति की बात करेंगे, सुविचार की बात करेंगे। जब हम छात्र जीवन में एंटर करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं हमारी जिंदगी में। अर्थात पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी समझ है, 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं या जीवन में कोई भी काम है आप कर सकते हैं। पहला तरीका होता है पार्टिसिपेशन का। आपने लोगों को देखा कि लोग इससे जुड़े हुए हैं। हम सिविल सर्विसेज की ही बात करें, लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप भी इससे मोटिवेट हुए, आपने ज्वाइन की। इसमें जो आपकी हिस्सेदारी होती है या भागीदारी की बात करें तो 20%, 30%। दूसरा जो है वो है हमारा इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स क्या होता है? 20 से 30% आप थोड़ा सा इंक्रीज कर जाते हैं। इट मीन्स आप 40% के अराउंड ले सकते हैं। इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो सकती है, घर का प्रेशर हो सकता है, कुछ सपनों की बात हो सकती है और डिफरेंट टाइप के आपके प्रेशर होते हैं और इसमें आप लगे रहते हैं। और अंतिम पड़ाव है डिसॉल्वमेंट का, जिसमें नॉन ड्यूअलिज्म की बात की गई। डिसॉल्वमेंट मीन्स आप और आपकी किताब के बीच में कोई फासला नहीं है, बिल्कुल ही वो एक हो जाना। जैसे हम योग में बात करते हैं, एकाकार हो जाना, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना। सेम अलाइक आप जब पढ़ते हैं तो आप और आपकी किताबों के मध्य जो संबंध होना चाहिए वो बिल्कुल उच्च कोटि का होना चाहिए। जितना पढ़ते हैं उसको जीवन में उतारें, बस उसकी ही बातें करें, क्योंकि एक किताब ही है जो आपकी जिंदगी बना सकती है। चलिए आज की करंट अफेयर की कक्षा में शुरुआत करते हैं। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला हमारा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। नेक्स्ट, चीन के विदेश मंत्री कौन है? वांग यी। वांग यी चीन के विदेश मंत्री हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे विगत प्रश्नों को, उसमें ये पूछा गया कि चीन में राजदूत कौन है, अमेरिका के राजदूत कौन है। 48वीं से 52वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रखें। दोनों के मध्य वार्ता हुई, अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाने की बात की जा रही है और स्टैंड ऑफ को खत्म करने की बात की जा रही है, भी एस्केलेट करने की बात की जा रही है। इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगेन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत और वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है और यह समझौता 75 करोड़ डॉलर का है। कितने का समझौता? 75 करोड़ डॉलर का। आखिरकार समझौते का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में आपात कार्रवाई योजना के लिए 75 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे लगभग प्रथम श्रेणी के 15 लाख उद्योगों को तत्काल ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन लाइनर फैक्ट्स है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल साहब है। नेक्स्ट हम एक पोर्टल की बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे, दैट इज महाजॉब्स पोर्टल। महाजॉब्स पोर्टल कहाँ से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसमें लगभग 17 क्षेत्रों को शामिल किया गया है और जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इसके, स्पेशली जो मजदूर हैं, अनस्किल्ड हैं, उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा और वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन 17 क्षेत्रों में हम देखते हैं बहुत विभिन्न क्षेत्रों को हम शामिल कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इत्यादि।
बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। ये है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी। यूएन की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसमें से एक WHO भी शामिल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इनके अध्यक्ष कौन हैं? तो टेड्रोस अधानोम साहब हैं। इसके अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UNESC। UNESC मीन्स यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब हम एक अभियान की बात करेंगे, इसका नाम है किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान का संबंध मध्य प्रदेश से है। इस अभियान के तहत जो प्राधिकारी हैं वो घर घर जाकर सर्वेक्षण करते हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स का सर्वेक्षण किया जाता है और उनके उपचार की समुचित व्यवस्था भी की जाती है। नेक्स्ट हमारा है, हम एक सिंड्रोम की बात करेंगे। ये है हमारा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है और आप देखेंगे कि पिछले साल बिहार के मुजफ्फरपुर में ये काफी स्प्रेड हो गया था और उसकी वजह से काफी बच्चों की मौत भी हो गई थी। एक्चुअली इसमें हाइपोग्लाइसेमिया होता है, जिसकी वजह से हम बच्चों की मौत की दर को देखते हैं काफी अधिक होती है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ये फैलता कैसे है? तो ये आपको लीची से फैला था बिहार में। कभी कभार हम इसको चमकी बुखार के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त यह जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से रिलेटेड है। हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि विगत प्रश्नों में हम देखते हैं H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की गई थी और ये किससे संबंधित है उसकी बात की जा रही है। That's why we are talking about AES. Our next topic is NIA. NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके डायरेक्टर आपको YC मोदी साहब हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। सबसे मुख्य बात, यह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, अर्थात यह एक संघीय एजेंसी है और यह अमेरिका के मॉडल पर अपनाया गया है। इसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन है? तो गृह मंत्रालय। इसकी स्थापना के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो NIA एक्ट 2008 इसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार है। इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 26/11 का मुंबई हमला और उसके बाद ही एक संघीय एजेंसी की मांग की गई थी। तत्पश्चात 2008 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दरअसल इसकी स्थापना 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। इसके अध्यक्ष कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं। जहां तक नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और सेवा काल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, जो पहले हो जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है आपका, वो है हमारा अनुच्छेद 78। यह अनुच्छेद 78 अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी की अभी हाल में ही यात्रा हुई थी लेह की और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को अवगत कराया। जो अभी सिनेरियो हम देखते हैं उसके अंतर्गत, तो हम देखते हैं आखिरकार अनुच्छेद 78 में किन चीजों को शामिल किया गया। पहला,
प्रधानमंत्री केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से किसको अवगत कराता है? तो राष्ट्रपति को। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर, यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है मांगे जाने पर, केंद्र की कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना किसको उपलब्ध करवाएगा? तो वह राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है। हमारा लास्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांग करने पर वह कोई भी विषय से संबंधित हो सकता है। विषय विशेष को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है और जिससे संबंधित निर्णय मंत्री द्वारा लिया गया, परंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीमू लेह। नीमू एक क्षेत्र है जो लेह में अवस्थित है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हम देखते हैं कुछ दिनों पूर्व ही माननीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया था। इसी के मद्देनजर हम कुछ चीजों को शामिल करेंगे, समझेंगे, कुछ पॉइंट्स को टैकल करेंगे। सबसे पहला, सिंधु और जास्कर दोनों नदियों का संगम स्थल है नीमू। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, उसी में एक है हमारा पाथर साहब गुरुद्वारा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल भी है और जिसको हम ग्रेविटी डिफाइंड हिल भी कर रहे हैं। ये एक टाइप का रोड है और इसमें हम देखते हैं यहाँ पे आपको इल्यूजन होता है। इल्यूजन मीन्स व्हाट? अगर आप रोड पर चढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि रोड कहीं ऊंचा कहीं नीचा है। तो ये इल्यूजन का काम करता है मैग्नेटिक हिल। नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान में पहला है हमारा, उसी से संबंधित है एलिमेंट मोबाइल ऐप। कौन सा है? एलिमेंट मोबाइल ऐप, जो भारतीय नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इसमें आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़े कामों को कर सकते हैं। यह 8 भाषाओं में उपलब्ध है। आप इस पे चैटिंग अथवा ई-कॉमर्स से संबंधित गतिविधियों को भी संचालित कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LRO मिशन। डिफरेंट टाइप के मिशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में और उनसे संबंधित बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि इस मिशन का संबंध किस देश से है, इस मिशन का संबंध किस देश से है। अब हम देखते हैं कि ये LRO मिशन को स्टार्ट किसने किया था? तो नासा ने। और नासा कहाँ की एजेंसी है? तो यह अमेरिका की अर्थात USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है और इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य था ध्रुवीय क्रेटरों में, कहाँ पे? ध्रुवीय क्रेटरों में हीम की उपस्थिति को पता करें। हम देखते हैं कि लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व एक घटना हुई थी और उस घटना के संबंध में हम कुछ जानकारियों को समझें। उस वक्त मंगल ग्रह के आकार का ही एक ग्रह पृथ्वी ग्रह से आके टकराया था और टकराने के तत्पश्चात जो टुकड़ा पृथ्वी से विभक्त हुआ था तो उसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नैटांज। ये नैटांज आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ये यानी कि GS2 में आएगा। नेटटॉन्ज, यह ईरान में एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और हाल ही में वहां पे अटैक हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका और उसके साथ ही इजराइल का इसमें हाथ है। आइए हम कुछ चीजों को शामिल करें, कुछ जानकारियों को समझें। दरअसल ये भी आपके लिए BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, JCPOA, क्योंकि विभिन्न
परमाणु संधियों के बारे में पूछा जाता है। JCPOA दरअसल इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और इसको 2015 में यह समझौता किया गया था। और 2018 में हम देखते हैं अमेरिका इससे अलग हो गया। 5+1 का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। 5 महत्वपूर्ण जो सुरक्षा परिषद के देश हैं और एक जर्मनी, उन लोगों ने साथ मिलकर ईरान के साथ में ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए और वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए ये समझौता किया था 2015 में। और 2018 में अमेरिका ने इसके लिए बाद में अपने पांव पीछे खींच लिए। और हम जिस हमले की बात कर रहे थे उसी से संबंधित है हमारा स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस। इसका निर्माण अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया था ताकि यह ईरान के जो नेटांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र है वहां पर हमला कर सके और उसको तबाह कर सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स ऑफ पुलिस। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की अगर हम बात करें तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में आप कुछ चीज़ों को जान लें कि जब पुलिस की बात आती है तो पुलिस और जनता के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो बिल्कुल ही मधुर होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और एक दूसरे के प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। उसी के संबंध में तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की। और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में अगर आप देखेंगे तो जो लोकल लेवल के जो युवक हैं या नवयुवती हैं तो उनको शामिल किया जाता है ताकि जो भी विचारों का आदान प्रदान हो और फ्लुएंटली किसी चीज को किया जा सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य। ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान और चीन के बीच में, जैसा कि चीन ने अभी मुद्दा उठाया था कि भूटान और हमारे बीच अर्थात चाइना के बीच में ये एक विवादित मुद्दा है, विवादित स्थान है। That's why this topic is important for us. Let's know something. First, यह भूटान के पूर्वी भाग में अवस्थित है। 650 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यहाँ पर बांग्लादेशी खानाबदोश जनजाति निवास करती है। Our next topic is हम समितियों के बारे में समझ लें, क्योंकि विभिन्न समितियां हैं, समितियों के बारे में पूछा जाता है, बारंबार पूछा गया है। तो आइए हम जानते हैं एक समिति के बारे में। यह आपराधिक कानून में सुधार हेतु गृह मंत्रालय के द्वारा फॉर्म की गई है ये कमेटी। इस कमेटी का नाम है रणवीर सिंह समिति। और जहां तक हम इससे संबंधित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय भू अनुसंधान विद्वान बैठक। इसके अंतर्गत हम कुछ मुद्दों को शामिल करेंगे और समझेंगे। दरअसल इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी एवं इसका उद्देश्य नवयुवक जितने भी शोधार्थी हैं उनको विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करना, उनको इनकरेज। बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की ओर। GS पेपर 3 से रिलेटेड है आपका आंतरिक सुरक्षा। इसमें हमारा एक रिपोर्ट है द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। जारीकर्ता UNODC, इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। कुछ मुख्य बातों को हम शामिल कर लें इसमें। पहला, हेरोइन निर्माण के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ट्रामाडोल और मेथाफेटामाइन।
इनका उपयोग मादक पदार्थों के लिए किया जाता है और यह भारत में काफी प्रचलित है। विगत प्रश्नों में हम अगर देखें, यूपीएससी के विगत प्रश्नों में देखें तो इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसको देख लें। गोल्डन ट्राइलेटरल और गोल्डन क्रेसेंट अलग अलग देशों में ये फैला हुआ है। जब हम ट्राइलेटरल की बात करते हैं तो 3 तरफों की हम बात करेंगे। गोल्डन ट्राइलेटरल में शामिल देश हैं म्यांमार, दूसरा लाओस और तीसरा थाईलैंड। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट में आपको अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान और तीसरी तरफ पाकिस्तान ये देश शामिल हैं। और यहाँ हम देखते हैं मादक पदार्थों की तस्करी विश्व में सबसे ज्यादा होती है और भारत इसीलिए पूरे तरीके से हम देखते हैं जंक्शन पे है और काफी ज्यादा अफेक्टेड है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस टेक से रिलेटेड है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के बारे में एक महत्वपूर्ण और बात कि ब्रह्मांड का लगभग 95% भाग प्लाज्मा से ही बना हुआ है। इसके अतिरिक्त हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में कुछ जान लें। अगर आप परमाणु को परम शून्य ताप इट मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप ठंडा कर लेते हैं तब आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त हो जाएगा। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि पदार्थों में परमाणु अलग अलग गति में चलायमान होते हैं, परंतु जब 5वीं अवस्था की बात करें, पदार्थ की 5वीं अवस्था की हम बात करें तो एक ही बड़े परमाणु का निर्माण होता है जिसमें लगातार तरंगे उठती रहती है। नेक्स्ट हम फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फेमस पर्सनालिटी है, इनके बारे में कुछ हम तथ्य संग्रह कर लें। प्रथम, इनका जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कलकत्ता में हुआ था। द्वितीय, यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। तृतीय, जम्मू कश्मीर में मतभेद। जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं जब परमिट के हिसाब से एंट्री की बात हो रही थी तो इनका मतभेद हो गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से। चतुर्थ, जनता पार्टी की इन्होंने सन 1977 से लेकर 79 के बीच में स्थापना की थी और यही जनता पार्टी बाद में बीजेपी में परिवर्तित हो गई। पंचम, इनकी मृत्यु 1953 में हो गई। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम। आकाशवाणी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और सबसे मुख्य बात, संस्कृत में यह पहला समाचार कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत की गई है। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का विंटर डीजल। विंटर डीजल में खासियत क्या है कि 33 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी यह काफी उपयोगी होता है एवं इसमें आप बायोडीजल के मिश्रण को भी ऐड कर सकते हैं। आज की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।